नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में चुनाव अब सर पर है और सभी लोग सरपट दौड़ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमारे साथ हैं बिहार भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी और ये किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हम अखिलेश जी से जानना चाहेंगे कि भाई अब चुनाव तो सर पर है और सभी दलों में, सभी पार्टियों में सिर फुटौल जबरदस्त चल रही है, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया महागठबंधन हो, सब में चल रही है। तो अखिलेश जी, स्वागत है आपका, धन्यवाद द नीति से जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी संघ और उसके कार्यकर्ता एक रेखीय ढंग से देखें या एक हिसाब से देखें तो सब लोगों ने, इवन नीतीश कुमार जी भी 1990 से लेकर 2005 तक की बात बहुत बारीकी से करते हैं, तीक्ष्णता से करते हैं कि भाई गुंडा राज रहा हुआ है, जंगल राज रहा हुआ है। हाईकोर्ट ने भी बोला था, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी जो स्थिति है, जो राजद ने प्रस्तुत किया है, कांग्रेस ने प्रस्तुत किया है, उसमें कोई कमी इधर नहीं देखी जा रही है। बहुत पहले नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए थे तो कानून व्यवस्था बिहार की बहुत ही शानदार हुआ करती थी। आखिर आप लोग कानून व्यवस्था के मामले पर इतने ढीले लीजिए और जीर्ण शीर्ण क्यों हो गए? देखिए, एक तो कानून व्यवस्था के मामले में मैं साफ साफ करना चाहूँगा कि आज अपराधी दुस्साहस कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन टाइमिंग को लेकर के भी एक बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि चुनाव सर पर है और अभी ठीक चुनाव से पहले घटनाएं घट रही हैं। तो निश्चित रूप से इस टाइमिंग पर भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रायोजित है, और इसके कई प्रमाण भी मिले हैं। आखिर वो सीए कौन, किसका सीए था जो गोपाल अग्रवाल के हत्याकांड में गोपाल खेमका के हत्याकांड में उसकी संलिप्तता पाई गई। इसके अलावा वो कौन था जिसके एनकाउंटर पर तेजस्वी जी को दर्द हुआ, और साथ ही साथ ऐसे लोग जिन लोगों ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाया, ये अपराध और उनका चोली दामन का संबंध है। रही बात कि कंपेयर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कंपैरिजन में आपको जो पता चलता है उसको जरा ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए? तो उस समय जो अपराध था, उस अपराध के संचालक बिहार सरकार के जो मुखिया थे, उनके घर से, उनके आवास से होता था और उनको संरक्षण भी प्राप्त होता था, बड़े बड़े नरसंहार होते थे। देखिए, आज इसको अगर कोई घटना घट रही है तो उसमें अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, उनको छुड़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। अपराधियों को थाने से उठा करके ले जाना, थाना पर थानेदार अगर पकड़ भी लेता है तो उसको उठा कर ले जाना, कई बार अपराध होने के बाद राजद के नेता जी से पूछकर एफआईआर हो कि नहीं हो, ऐसी घटना सरकार। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आपने जो बात बोला ठीक है, ये भी देखा जा रहा है कि जो पूरे बिहार में, मतलब मैं केवल आप जहां से हैं चंपारण से, वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार में एक चीज जो है प्रमुखता से देखी जा रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा जो है या राजनीतिक विरोधी जो है, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा कड़ाई बरती जा रही है पुलिस के द्वारा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष के लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो सभी दूध के धुले हुए हैं और गंगा में स्नान करके आए हैं। ये दोनों काम करते हुए भी कोई अपराधी हो सकता है अगर मनोवृत्ति उसकी हो, तो उनके खिलाफ नहीं हो रहा है। एक सवाल इसमें छोटा सा और, पुलिस जो है सब कुछ, विपक्ष भी सीएम पर डाल देता है, पार्टियों पे डाल देते हैं लोग, लेकिन पुलिस का व्यवहार उस तरह नहीं है जैसे 2005 से 10 के बीच में हुआ था। अपराध पर बहुत बढ़िया नियंत्रण था। आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि रोज शराब की घटनाएं हर जिले में हो रही है, पकड़ी जा रही है, शराब पकड़ा जा रहा है, गाड़ी बड़ी बड़ी पकड़ी जा रही है, इसमें बहुत लोगों की संलिप्तता भी है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी गाड़ियों में शराब मिला, उसका तो आजकल ठीक ठाक मामला चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस अपना एक्शन भी कर रही है, इसमें लोग पकड़े भी जा रहे हैं। जहां तक सवाल होता है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से जुड़े हुए लोगों का, एक बात समझ लीजिए कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उस पर कार्रवाइयां हुई हैं और होगी भी।
लेकिन सवाल उठता है कि जिन लोगों ने अपराध, जिन लोगों ने माफियागिरी, जिन लोगों ने क्या कहते हैं कि पैसा बटोरने का गलत तरीके से जिन लोगों की नियति बन गई है और नियत है उनकी, और यही उनका संकल्प है, यही उनका जो भविष्य है, ऐसे लोग तो पकड़े ही जाएंगे। एक बात समझ लीजिए, सवाल उठता है कि चारा जो खाया, जो नौकरी के बदले जमीन लिया, और ऐसा करने वाले लोग तो पकड़े ही जाएंगे, और वही लोग ऐसा कर रहे हैं। एक बात समझ लिया, लेकिन हमारी पार्टी से अगर जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, न्यायालय में अगर मामला जाता है, पुलिस के पास मामला जाता है, कार्रवाई होती है, नहीं जेल जाते हैं। एक आप एक उदाहरण दीजिए। 1 मिनट सर रुकूंगा आपको। जो चारा की बात कही, तो एक जो चारा खाने वाले हैं उनके सुपुत्र भी तो आपके पार्टी में हैं, जो नीतीश मिश्रा जी हैं। तो अब जैसे आप लोगों ने पहले नैरेटिव चलाया वो ठीक है, वो कोर्ट ने बोला वो जो है सही है, जो भी, लेकिन अब विपक्ष भी नैरेटिव चला रहा है, खास करके राजद, वीआईपी, ये लोग, कि चारा चोर का बेटा भाजपा में, ये लोग भी चला रहे हैं। उसमें नीतीश मिश्रा जो हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे, पहले कांग्रेस के थे, बाद में इधर आ गए, और वो भी सजा याफ्ता थे, वो भी जेल गए हुए थे। तो आखिर ये इस तरह का भेदभाव क्यों होता है? मैं बता रहा हूँ, लालू जी चारा घोटाले में लिप्त थे, और कई घोटाले उनके शासन में हुए, जिसमें अलकतरा घोटाला, मेधा घोटाला, बहुत सारे घोटाले हुए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद यदि तेजस्वी यादव कि आज भी अगर वो इससे अपनी संलिप्तता को समाप्त कर दे, उससे बिल्कुल अलग हट जाए, आज जब उनको अवसर मिला है, अगर ऐसा न करते हो तब तो कोई बात है। नीतीश मिश्रा जी के पिताजी पर आरोप लगा, वो जेल, आरोप नहीं लगा, जेल में थे, जेल में भी थे, सजा भी हुई, सब मैं मान रहा हूँ। लेकिन नीतीश मिश्रा जी आज उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार के, अगर कोई उन पर आरोप हो आप बताइए। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि आज भी इनकी नियत ऐसी है कि इनके पूरे परिवार की यह नियत है कि किस तरह से सरकारी खजाने का माल बटोरा जाए और कैसे जो है सरकारी खजाने की लूट हो। कौन नहीं जानता है आरजेडी में क्या होता है, सब लोग जानते हैं। मैं ऑन कैमरा बहुत बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिस तरह से पैसा बटोरने की इनकी हवस है, जिस प्रकार से ये जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का इनका हवस है, उस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता आज भी भोग रही है। और आप एक बात बताइए ना कि ये सब होने के बावजूद आप आज भी अगर शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, आज भी आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, कैसे बिहार की जनता आप पर भरोसा करेगी? बेटा होना एक अलग बात है, लेकिन वही गुणधर्म आपके अंदर भी आ जाए, उसी प्रकार का एक्ट आप भी करने लगिए, तब तो फिर लगेगा कि बिल्कुल एकदम जो सो कि ये मामला जेनेटिक है। नहीं, मैं एक बात ये बताइए, वो ठीक है जो आप बता रहे हैं, वो आपकी पॉलिटिकल समझ अलग है, हमारी अलग है, और आप राजनीतिक व्यक्ति हैं। एक बात ये बताइए कि जो पुलिस जो है, शराबबंदी पे मैंने आपसे सवाल किया, इस बार 2 बातें हैं। शराबबंदी जो है इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, विपक्ष इसको मुद्दा इसलिए नहीं बना रहा है, विपक्ष ये नहीं कह रहा है, एक प्रशांत किशोर छोड़कर किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कहा है कि हम शराब को, क्योंकि इसमें सबकी संलिप्तता रही है कि नहीं भाई शराबबंदी होनी चाहिए, टाइम पे आप सब लोग एक साथ रहे होंगे। लेकिन शुरुआती 2 सालों की बात छोड़ दें, 16 में लागू हुआ था, तो अभी एक आदमी से पूछिए बिहार में तो ये नहीं कहेगा कि शराब नहीं मिलेगा। तो आखिर आप लोग पुलिस को टाइट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं 10, 20, 25 थानाध्यक्षों को या उनका जांच हो जाता है, उनकी संपत्तियों को जांच हो जाती है? एक नेता मैं जोर से कहना चाहूंगा, वीआईपी के मुकेश सिन्हा, उन्होंने ही पुलिस पर आवाज उठाई थी, बाकी किसी ने नहीं उठाई थी। क्या ये सभी पार्टियों का मिला जुला खेल है कि नहीं भाई पुलिस जो है वो भी अपने पॉकेट में रहना चाहिए, बाद में हो सकता है कहीं उधर चला जाए तो हम लोग को दिक्कत करेंगे? आखिर पुलिस को इतना संरक्षण क्यों है? मैं आपको जवाब देता हूँ, बिल्कुल नहीं है। बिहार में इस नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो शासन चल रहा है, इस शासन में पुलिस पर जितनी कार्रवाई हुई है, जितने लोग पकड़े गए हैं, जिनके संपत्ति की जांच हुई है, आपको पता है ना मुजफ्फरपुर में शराब के मामले में शराब से कमाई करने वाले एक भ्रष्ट डीएसपी का पूरा संपत्ति जब्त कर लिया, जेल में थे और उन पर कार्रवाई हुई है। ऐसे सर वो बहुत ज्यादा जब हावी हो जाता है विपक्ष या लोग, तब ऐसा होता है। आप एक बात बताइए, उस डीएसपी, लेकिन ये जनरल है, सामान्यीकरण हो चुका है। डीएसपी पर जो कार्रवाई हुई उसके लिए विपक्ष कहीं से कोई उसका योगदान नहीं है, बिल्कुल ये सरकार का योगदान है। और ये सरकार के लोगों ने, बिल्कुल सरकार ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है और हम कार्रवाई करते भी हैं। ये बात ठीक है कि इन सारे कार्रवाई के बाद कोई बच भी निकलता होगा, ये
वो ये उसकी किस्मत है, लेकिन ये उसकी फितरत नहीं है, बात समझ लीजिए। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिहार के अंदर कोई भी अपराधी है, कोई भी भ्रष्टाचारी है, किसी की भी संलिप्तता अगर गलत कार्यों से है, वो बख्शा नहीं जाता है और उस पर कार्रवाई होती है। ना हम किसी नहीं, ये तो एक सामान्य डायलॉग है, सब जगह बोलने के लिए ठीक होता है, ये सुंदर लगता है सुनने में। मतलब ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो भी अफसरान है, बड़े वाले अफसरान है, वो सबके साथ हो कि साल में जैसे एक अपना परफॉर्मा भरा जाता है ना कि भाई होता है, उनका भी होता है। हाँ, तो होता है कि भाई डिक्लेयर करें अपना, नहीं डिक्लेयर करते हैं आप, लेकिन वो काउंटर जांच होता है क्या? उसमें काउंटर जांच भी होता है और कई लोग पकड़े भी जाते हैं, आईएएस पकड़े गए हैं, बाकी का छोड़िए ना। इसी बिहार में अभी आईएएस पकड़े गए हैं ना, उनकी संपत्ति पूरी जब्त कर गई है। जो बिजली विभाग के आईएएस थे वो पकड़े गए हैं ना भाई। तो इसलिए बिजली विभाग में एक चीज और याद आ गया, ठीक है, अच्छा बोला, 125 यूनिट आप लोगों ने कर दिया। वो तो तेजस्वी की मांग थी और इन लोगों का, महागठबंधन का, कि भाई 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। दरअसल वो भी इंस्पायर्ड थे दिल्ली से, आम आदमी पार्टी से, तो आपने कर दिया, ठीक है। सामान्य लोगों का कहना है, चाहे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हो या आपके पार्टी के सपोर्टर जो सामान्य लोग हैं, उनका भी कहना है कि जो ये मीटर वाला है वो और जो पुराना था, दोनों में बहुत अंतर आ रहा है। खर्चे उतने ही है, माने महीने में 1-2 दिन का अंतर पड़ेगा, कोई गेस्ट आ गया, कुछ एक्स्ट्रा चला दिया गया, तब अंतर पड़ेगा, वो भी 5 से 10 यूनिट का, इससे ज्यादा का नहीं होता है। तो इस पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है कि भाई स्मार्ट मीटर के लिए संजीव हंस और एक और यादव साहब है, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये दोनों लोगों पे मामला भी चल रहा है, उसमें और भी बातें हैं। उन्होंने ये भी आया है कि भाई मर्सिडीज कार लिया है, उन्होंने कहीं विला मिला है, जो भी हो, लेकिन नाम है खूब छपा हुआ है। तो आखिर कार्रवाई का मतलब है कि भैया इनको अंदर जल्दी से जल्दी पहुंचाओ और एक संदेश दो जनता को कि नहीं, हमने इनको रगड़ दिया। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा रगड़ दिया तो ऐसा पहले होता था क्या? ये एक आईएएस अफसर जिसके बारे में ये समझ में आया, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में वो पकड़ा गया और जेल गया, और ऐसी पहले भी घटना कार्रवाइयां हुई है। वही कह रहा हूँ कि पकड़ा गया तो ठीक है, लेकिन जब पैसा लिया है उसी का तो कहीं ना कहीं प्रतिफल है कि लोगों का बिल बढ़ जा रहा है कंपनियों से। बिल का जहां मामला है, बिल के मामले में 125 यूनिट अभी फ्री हुआ है, इसका स्वागत करिए। नहीं, और आप एक बात समझिए, पहले नहीं, वोट के लिए आप लोगों ने किया, नीतीश जी ने बोला था कि नहीं भाई फ्री में नहीं देना चाहिए। सुनिए, ठीक है, नीतीश जी ने उस समय बोला था, आज हम फ्री में दे रहे हैं, हमको लगा कि हम देना चाहिए, हम दे रहे हैं। अब रही बात कि एक बार बिजली बिल तो आने दीजिए, और उसमें अगर कोई त्रुटि होगी, उसमें कोई समस्या होगी, अगर जनता को लगेगा कि हाँ इसमें ये समस्या, उसका भी समाधान होगा। हमने दिया है और अब पब्लिक जनता इसका लाभ उठावे। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी होगा। तो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा। एक दूसरी बात पे हम लोग आते हैं कि बिहार में एक नई पार्टी है जो अब उसे तीसरी शक्ति के रूप में माना जा रहा है, जनसुराज। भविष्य तय करेगा कि उनकी स्थिति क्या होगी। ये भी बोला जाता है कि आपकी पार्टी की ये बी टीम है, लेकिन ऐसा अब सामने से लग नहीं रहा है, क्योंकि वो प्रायः नीतीश जी पर, लालू जी पर तो उनकी छीटाकशी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मोदी जी पर करने लगे हैं कि भाई 11 सालों में बिहार के प्रगति पे उन्होंने कितना मीटिंग किया है, क्या किया है। चीनी वाली बात तो खुद बचा चुके हैं, तो मैं उससे अलग हटा रहा हूँ। क्या वो आपकी बी टीम नहीं है? एक सवाल तो ये है। दूसरा, आपके पार्टी के लोगों पे, आपकी नीतियों पर, मंगल पांडे पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तो उन पर आप लोग नहीं बोलते हैं। भाजपा उन पे बहुत कम बोलती है या बच के बोलती है। उन पे सबसे ज्यादा जो हमलावर कोई होता है तो राजद वाले होते हैं, कांग्रेस वाले भी बहुत कम ही होते हैं, लेकिन आप लोगों पे तो उनका आरोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लगाते रहते हैं। तो आप लोगों का उस हिसाब से क्यों नहीं जवाब आता है? डिटेल बताइए। देखिए, एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी बी टीम की जरूरत नहीं है। हमारा ए टीम इतना सशक्त है, इतना सक्षम है और इतना लोकप्रिय है, जनता के लिए ग्राह्य है कि हमको किसी भी बी टीम की आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि जनसुराज और उसके नेता हमारे लिए कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है। उनके लिए मुद्दे होंगे, वो अपना उठा रहे हैं। सब राजनीतिक दल अपनी अपनी प्राथमिकता तय करता है। वो लोग अपना प्राथमिकता तय किए होंगे। हमारे लिए प्राथमिकता का विषय नहीं है।
और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते, अपने बिल्कुल बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने संगठन के बल पर और ग्रास रूट पर जो उसका कार्य है और जन कल्याण के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, मोदी जी की लोकप्रिय छवि है, यही हमारे लिए मुद्दे हैं। मेरे लिए वो मुद्दा ही नहीं है और इसलिए हम उनके विषय पर कोई मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जनसुराज के आने से राजद को और महागठबंधन को ही घाटा लगेगा। आपके वोट में भी वो सेंध लगा रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनके लोग जहां जा रहे हैं उनको सुविधाएं खूब दे रहे हैं, वो पैसे भी जम के दे रहे हैं, हर आदमी को गाड़ी दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। आपके कार्यकर्ता बहुत समर्पित हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलती है तो काम करने में दिक्कत है। लेकिन इतना जरूर है कि ईबीसी, ओबीसी और जो सवर्ण वोटर्स हैं उसमें से वो बहुत डिवाइड कर चुके हैं या कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ही इस फेरे में मत पड़िए। ईबीसी, ओबीसी, मैं जो भी कह रहा हूँ, मैं जो आपके मन में जो संशय है, जो आपके मन में प्रश्न है, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इस फेरे में नहीं रहना है। और आप समझ लीजिए, वो एबीसी हो, फॉरवर्ड क्लास हो, चाहे जो क्लास हो, आपको मैं बता रहा हूं कि इस देश के अंदर कई ऐसे चुनाव के परिणाम हैं जिन परिणामों में सारे राजनीतिक पंडितों ने जो प्रेडिक्ट किया है, जो उन्होंने भविष्यवाणी की है और उनका जो ऑब्जर्वेशन रहा है, उसके विपरीत जाकर के हम लोगों ने परिणाम। मैं एक सवाल और मैं अपनी बात खत्म कर दूं। उसके विपरीत जाकर के हमने परिणाम दिया है और परिणाम इस बल पर दिया है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा प्रबंधन, हमारे पास जो समर्पित कार्यकर्ताओं का समूह, हमारी विचारधारा, ये हमारा मुख्य हमारा आधार है। न हम जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, हम कोई बाल साफ करने की बात नहीं करते हैं, हम किसी जाति को उपेक्षित नहीं करते हैं, सबको लेकर के चलते हैं और हर वर्ग में हमारा जनाधार है। एक चीज और, दो मुद्दों पर वो जनसुराज जो है प्रशांत किशोर, वो तो पार्टी में अकेले ही बोलते हैं, अकेला चेहरा है, कोई और नहीं है, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वो अलग बात है। दो मुद्दों पे वो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, खास करके महिलाओं को, ठीक है, और नौजवानों को, कि भाई अब पलायन हम रोकेंगे, हम इतना पैसा देंगे, अगर आ जाएंगे तो। नंबर 1। नंबर 2, वो स्कूलों के विषय में एक अलग बात कर रहे हैं कि भाई स्कूल जो है, अगर हमारी सरकार आती है तो 5 से 7 किलोमीटर दूर अलग सेंटर बनाएंगे, जैसे यूरोप में होता है, और उस पर हम काम करेंगे और बसें रहेंगी और सबको लेके जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके पार्टी को, या आप भी बात रख सकते हैं कि आप लोग स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण क्यों नहीं बनाते हैं, पहली बात, ठीक है। क्यों नहीं ये होता है कि नेताओं के बच्चे जो हैं, ऑफिसर्स के जो बच्चे हैं वो, और तमाम तरह के जो इस तरह के लोग हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, सार्वजनिक लोग हैं, तो वो क्यों नहीं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं कि उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। आप लोग भी शायद सरकारी से ही पढ़े होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है आपकी आयु के हिसाब से। ऐसा क्यों नहीं होता? और इन दोनों मुद्दों के कारण जनसुराज जो है पॉपुलर हो रहा है। देखिए, एक चीज देखिए, क्वालिटी एजुकेशन का जहां तक सवाल उठता है, 15 वर्षों की ध्वस्त व्यवस्था को हमने ठीक करने का प्रयास किया। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बिहार के अंदर न कोई शिक्षा व्यवस्था रह गई थी, न कुछ नहीं था, बिल्कुल न भवन था, न नहीं। अभी भी लोग भाग के दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू जाते हैं, यहाँ नहीं कोई पढ़ना चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? आपको मैं बता रहा हूँ कि पटना के अंदर आज एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बना है। मुजफ्फरपुर के अंदर कोचिंग का हब है, कॉलेज का नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जितने कॉलेजेस अभी खोले गए हैं, जिस प्रकार से शिक्षकों की बहाली हो रही है, जिस प्रकार से क्वालिटी टीचर्स की बहाली हो रही है, निश्चित रूप से ये सब, और ये ऐसा नहीं है कि टाइम बाउंड इसमें काम होता है। ऐसा नहीं है कि आज की और कल से शुरू हो गया। मेरे जो दो सवाल उस पे जवाब दीजिए। जी हाँ, बताइए जो सवाल है। वही मैं, एक स्कूल की गुणवत्ता जो है वो, और दूसरा पलायन रोकने की बिल्कुल बात। स्कूल की गुणवत्ता में सुधार आया है और उत्तरोत्तर सुधार आ रहा है। परिस्थितियां बदलेंगी और निश्चित रूप से ये सुधार होगा, और ये सुधार आने के ही प्रक्रिया में है। अभी आप देखें ना, इसलिए पलायन वाले सवाल एक करके मुझे आप चिंतित न हो। तो मैंने वो कहा कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ही दिशा में काम करने का परिणाम है। कई बार शिक्षकों को भी इसके चलते खराब लगा कि वो आदत पहले वाली थी, और फिर से हम लोगों ने जो आदत बदलने का कोशिश किया कि समय पर आइए, पढ़ाइए और जाइए। और इसमें अब इस प्रयास में हम सफल भी धीरे धीरे हो रहे हैं, और इसको आप ग्राउंड रियलिटी के रूप में आप जमीन पर जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, पलायन का बात मैं कह रहा हूं। जो पलायन कर गए पहले,
और मैं भी जानता हूँ पूरे देश के अंदर जाना आना होता है, पंजाब के अंदर भी जाना होता है, दिल्ली भी गया था, मुंबई भी गया था, जो पलायन कर गए और स्थायी रूप से वहां पर है, मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग इधर के दिनों में आना जाना शुरू किए हैं, आप एक बात समझिए, पलायन का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ मजदूर पलायन किए थे बिहार से, बिहार से हर वर्ग का व्यक्ति पलायन किया था। इसका कारण लॉ एंड ऑर्डर भी था और इसका कारण बेरोजगारी भी थी। लेकिन आज के समय में उस रेशियो में कमी है। जो लोग रह गए वहां रह गए, उनकी संख्या को आप नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि 90 के दशक से लेकर के और 2005 तक जो लोग चले गए वहां पर अस्थायी रूप से रह गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो लोग बाद के दिनों में जाना आना शुरू किए हैं, उसमें कमी आई है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम आगे बढ़ेगा और जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, बिजली हमने दिया, हमने जो लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, इन सब कारणों से पहले से पलायन रुका है और अगले 5 वर्ष में पलायन और रुकेगा। और आपने देखा कि यहाँ कारखाने भी खुले हैं, ये इथेनॉल का हो चाहे बाकी हो और सारे कारखाने हैं। चीनी मिल की बात करते हैं, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने जो इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी का परिणाम है कि यहाँ पर जो है कई उद्योगपतियों का समाप्ति की ओर चल रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें जो है एनडीए जीत के सरकार बना लेगी? एक मुझे ऐसे आंकड़ा बता देखिए, एक बात को समझ लीजिए, मेजोरिटी में तो कोई सवाल नहीं। सीएम नीतीश जी रहेंगे, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हम बिल्कुल उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं ने इसकी घोषणा की है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग जो 50 सीट मांग रहे हैं, उसका क्या होगा, कहां से लाइएगा? देखिए, सारे जो हमारे एलआई है, सबका अपना अपना डिमांड है, सभी साथ बैठेंगे, सब एक दूसरे की जरूरत को समझेंगे और सब एक दूसरे की लोकप्रियता को भी समझेंगे और सभी एक दूसरे के कमी बेसी को देख लेंगे और निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आसानी से हम गठबंधन करेंगे। मतलब अंदाजा बताइए कि कितनी सीटें लगभग? देखिए, एक चीज तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी हम लक्ष्य रखे हैं 200 के पार। 200 के पार? जी बिल्कुल, 200 ये 400 वाला स्थिति नहीं हो जाए कहीं? कोई स्थिति नहीं आने वाली है। 400 में 60 बिहार के अंदर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं का समर्थन है, सभी वर्ग के महिला, इसमें कहीं दो मत नहीं है, सभी वर्ग के महिलाओं का। दूसरी बात है कि आज जो परिस्थिति बनी है कि 50% तो ये एक तरफ रख दीजिए और उसके बाद जो बचा 50%, उसमें से कम तो 40% 50% इस तरह की स्थिति है कि आज हमारे साथ चुनाव अभी बाकी है। 70-75% वोट के बारे में मैंने बता दिया, चुनाव अभी बाकी है और अभी कैंपेन होगा, हमारे सभी नेता घूमेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपका कहना है कि 200 सीटें आ सकती हैं? आ सकती हैं। तो चलिए इसी नोट पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आप नीति को देखिए, द नीति को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी बातों को, अपनी समझ को कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।